So hey guys, welcome back to part 4 and I'll not waste much time. So if you are new and if you want to see other parts, you can go to this link. I'll put a card here and let's just discuss the top 5 questions for HTML, CSS, JavaScript and React for today. Let's go with HTML. So what is a marquee? Okay, and you have to be ready with this kind of questions. So a marquee actually it's a tag which allows you to put a scrolling text in a web page. So if you want to put a scrolling tag anywhere, आप कहीं पे भी put करना चाहते हैं तो आप marquee tag का यूज कर सकते हैं. So एक्टिव लिंक्स कैसे डिफरेंट कर सकते हो आप नॉर्मल लिंक से. जो जो डिफॉल्ट कलर रहता है नॉर्मल और एक्टिव लिंक्स का वो ब्लू होता है. कोई ब्राउजर जो है एक्टिव लिंक को कब रिकॉग्नाइज करता है जब आप माउस कर्सर को उसके ऊपर प्लेस करोगे लिंक है. अदर रिकॉग्नाइज एक्टिव लिंक्स जब वहाँ वो लिंक में फोकस आता है. जिस पे माउस कर्सर नहीं है वो दैट लिंक इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लिंक. एक्टिव लिंक मतलब कि जो ब्लिंक कर रहा है. ठीक है, दैट्स इट. What is hierarchy? What is the hierarchy that is being followed when it comes to style sheet? मतलब कि जब स्टाइल शीट यूज होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस आप यूज करते हैं तो क्या हायरार्की फॉलो करेंगे, कैसे उसको मतलब कौन सी जैसे तीन चार वे होते हैं वो कैसे होंगे. तो सबसे अच्छी बात है, सबसे सिंपल बात यह है कि जो इनलाइन स्टाइल होता है ना, जो टैग के अंदर डिव के अंदर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेगा. उसके बाद एम्बेडेड जो कि उस पर्टिकुलर हेड के अंदर होता है, मतलब आप पेज के अंदर एक अगर स्टाइल शीट डाले हो तो. एंड लास्ट में जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो हमने रेफरेंस ली हुई है वो करता है. नाउ कमिंग टू डिफाइन एन इमेज मैप. अब देखो इमेज मैप क्या होता है ना, कि इमेज मैप जो है वो हेल्प करता है आपको उसी इमेज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे एक्सटर्नल वेब पेज लिंक करने का. दैट्स इट. उसका अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये W3 स्कूल का जो इमेज मैपिंग है सिंपल सा है. आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं इमेज के अंदर और उस कोऑर्डिनेट्स पे आप एक एरिया चूज करते हैं, रेक्टेंगल सर्कल या समथिंग कर वो रेक्टेंगल सर्कल, या आप एक तरह से अपने हिसाब से भी एरिया चुन सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट. सर्कल में क्या रहेगा, आपको मिड कोऑर्डिनेट चाहिए प्लस उसका रेडियस चाहिए तो सर्कल बन जाएगा. रेक्टेंगल में आपको स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए तो रेक्टेंगल बन जाएगा. लेकिन जब आप डिफॉल्ट या कोई कस्टम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आपको एक एक पूरा उसको एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट जैसा फोटोशॉप में कोई क्रॉप करते हैं वैसे करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू BFC जो ब्लॉक फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट होता है HTML पे, वो क्या होता है. जो ब्लॉक फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट होता है एक विजुअल CSS रेंडरिंग का पार्ट है वो वेब पेज में करता है. वो क्या करता है, बॉक्सेस को ब्लॉक कर देता है, लेड जो भी लेड आउट होते हैं, और फ्लोट्स बेसिकली जो एब्सोल्यूट जो पोजीशन आइटम्स रहते हैं, इनलाइन ब्लॉक रहते हैं, टेबल सेल्स रहते हैं, टेबल कैप्शंस रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, जिनका भी ओवरफ्लो अदर देन विजिबल है उनको फ्लोट करता है. ठीक है. अब इसको मैं ध्यान से समझाऊं तो क्या है कि एक नॉर्मल HTML बॉक्स है जिसमें कोई ना कोई कंडीशन इन सब में से फॉलो होना चाहिए कि वैल्यू जो फ्लोट का नन नहीं होना चाहिए, वैल्यू पोजीशन का स्टैटिक नहीं होना चाहिए और रिलेटिव नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए. मतलब क्या तो डिस्प्ले जो वैल्यू ऑफ डिस्प्ले है टेबल सेल्स में, टेबल कैप्शन में, इनलाइन ब्लॉक में, फ्लेक्स में, और ये सब होना चाहिए. ठीक है, वैल्यू का डिस्प्ले का वैल्यू. ओवरफ्लो इज नॉट विजिबल. एंड BFC का हर बॉक्स का जो आउटर लेफ्ट एज रहता है वो लेफ्ट एज ऑफ द कंटेनिंग ब्लॉक रहता है, जब यानी कि राइट टू लेफ्ट फॉर्मेटिंग होती है जहाँ पे राइट एजेस टच करते हैं. और वर्टिकल मार्जिन्स होती है दो एडजेसेंट ब्लॉक लेवल बॉक्सेस के बीच में, ये जो भी BFC कोलैप्स करता है. तो अभी कोलैप्सिंग मार्जिन के बारे में अलग से पढ़ना पड़ेगा. बात तो ये है कि BF ब्लॉक फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट फिर से बताऊं तो एक विजुअल CSS रेंडरिंग होती है जब वेब पेज की, जिसपे ब्लॉक बॉक्सेस को बनाए जाते हैं और वहां पे उस पर्टिकुलर पे फ्लोट किया जाता है. ठीक है, वहां पे फ्लोटिंग होती है तो ऐसे मतलब घूमने वाला. अब जावास्क्रिप्ट पे आते हैं. अगर फॉर्मेटिंग कंटेक्स्ट आपको अच्छे से और जानना है तो यूट्यूब में सर्च कर लो, उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. समझ जाना है भाई, एक ब्लॉक रहता है उसके अंदर क्या बोलते हैं पूरा कंटेक्स्ट घूमता है. ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि पॉसिबल वेज बताइए जावास्क्रिप्ट क्रिएट करने के.
मतलब ऑब्जेक्ट ना, ठीक है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट में, जो कि जावास्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात होती है कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो जो सिंपल वे है तो ये है कि आप न्यू ऑब्जेक्ट का मतलब नया इंस्टेंशिएट कर दो, ठीक है। सेकंड जो है वो वार ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट यूज कर सकते हो। फिर एक और है जिसमें आप नॉर्मल वार ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दोगे एम्प्टी नल पैरामीटर से। फिर फंक्शन से भी आप कंस्ट्रक्टर के तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट बस चेंज हुआ है, तो फंक्शन पर्सन नेम कर दिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बना दिए, फिर ऑब्जेक्ट डॉट नेम ये है, ऑब्जेक्ट डॉट एज ये है, रिटर्न ऑब्जेक्ट। तो पर्सन के अंदर नेम डाल रहे हो, एज डाल रहे हो, वो रिटर्न कर देगा। और मैं अपना नाम डाल दिया हूँ, बाय द वे किसी को पता नहीं होगा तो। फिर आप कंस्ट्रक्टर की तरह भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दिस वन, तो यहाँ पे आप ECMAScript का यूज कर सकते हो, जो कि एक क्लास फीचर देता है, जहाँ पे आप क्लास पर्सन करते हो, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना के फिर नया ऑब्जेक्ट जो है मैं वो पर्सन का क्लास असाइन कर दो, ठीक है। हो गया। अब सिंगलटन पैटर्न के तरीके से भी कर सकते हैं, वार का ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट जो है न्यू फंक्शन कॉल करेगा और फंक्शन के अंदर डिस डॉट नेम डाल दो। या यानी कि एक बार इंस्टेंशिएट हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं करोगे। सिंगलटन का मतलब पता है ना, वही होता है। अब बोलते हैं भाई, अब ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो गई, तो ऑब्जेक्ट और मैप कैसे आप करोगे। तो ऑब्जेक्ट और मैप दोनों भाई काफ़ी सिमिलर होते हैं, और जो कि आप की और वैल्यू से मैपिंग करती है, और की से आप उसको वैल्यू को रिट्रीव करते हो, और जब भी कुछ चेंज हुआ की पे तो डिटेक्ट करते हो। इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो मैप की तरह हिस्टोरिकली यूज हो रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है वो बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का जो की है वो स्ट्रिंग होना होता है या सिंबल होता है, जबकि मैप का की आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि फंक्शन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई प्रिमिटिव भी हो सकता है। मैप के की जो है वो ऑर्डर रहते हैं, ऑब्जेक्ट की ऑर्डर नहीं रहते। इसलिए जब मैप के की आप करते हो तो आप वो ऑर्डर ऑफ इंसर्शन में निकाले जाते हैं। और आप मैप का साइज आराम से मैप डॉट साइज से कर सकते हो, जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट को जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी आप किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बनाते हो तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। मैप काफ़ी इजीली इटरेबल है, इरिटेबल बोलने वाला था मैं, इटरेबल है, जबकि ऑब्जेक्ट में आपको कीज भी ढूंढ के करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट एक प्रोटोटाइप है, यानी कि कोई डिफॉल्ट कीज जो है मैप में वो कोलाइड कर दिया तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल एज ऑफ ECMAScript 5 तक बाईपास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नल पे, बट बहुत कम बार ये यूज़ होता है। मैप काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म सही करेगा जब आप कोई फ्रीक्वेंट एडिशनल या रिमूव कर रहे हो कोई भी कीज या की के पेयर का, समझ गए। तो मैप ज़्यादा अच्छा है। अगर ऑब्जेक्ट मतलब कि थोड़ा मतलब नॉर्मल अगर आप कुछ बना रहे हो क्लास टाइप का, तो अगर कुछ पता है, कुछ कोई ट्रेड करना है, तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है। अब फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, जो कि अनदर फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता एज आर्ग्यूमेंट एंड डजंट रिटर्न अ फंक्शन एज इट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। जैसे कांस्टेंट बना दिए फर्स्ट ऑर्डर, वो करके एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग आई एम द फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन, आई विल नॉट एक्सेप्ट अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट इन माई आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली। अब फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्लास फंक्शन मतलब क्या होता है, जब फंक्शन उस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में वो किसी और वेरिएबल की तरह यूज किया जाता है। तो कांस्टेंट हैंडलर में एक फंक्शन बनाए, दिस इज अ क्लिक हैंडलर फंक्शन, और आपने एक ऐड इवेंट लिस्नर कर दिया हैंडलर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास फंक्शन है। अब भाई एक यूनरी करिंग और प्योर फंक्शंस की बात करते हैं। यूनरी जो फंक्शन होता है, यूनरी बोलते हैं, वो सिंपल सी बात, यूनरी मतलब कि फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करेगा एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, और करिंग जो होता है फंक्शन लेता है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पे और उसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे कन्वर्ट करता है विद अ सिंगल विद ओनली अ सिंगल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो करिंग क्या करेगा, इज नेम आफ्टर हेलेक्स करी, एंड बाय अप्लाइंग करिंग एन एरे फंक्शंस टर्न इनटू अ यूनरी फंक्शंस। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक मल्टी आर्गुमेंट फंक्शन जो है यहाँ पे है ए बी सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी मेरे को रिटर्न करेगा। कांस्टेंट में कर लिया करी यूनरी फंक्शन, जिसमें मैंने ए इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी किया, और वो रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। जब मैं पहला कॉल करूंगा, वन कॉल करूंगा, तो एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि बी से सी जाएगा और वन प्लस बी प्लस सी होगा। ए से बी पहले ही प्लस कर दिया जाएगा। वन और टू में फिर एक फंक्शन रिटर्न करेगा सी से सी प्लस सी।
और 1 2 3 में 6 नंबर लोकेट करेगा। ठीक है, तो वैसे आप फंक्शन बाय फंक्शन कर सकते हो। यहाँ पे उसने ए की वैल्यू डाल दी पहले वाले में, दूसरे में आपने 2 डाल दिया तो 2 की वैल्यू डाल दी, और तीसरे में 3 डाल दिया तो सीधा 6 प्लस कर दिया। ओके, समझिए कि नहीं समझे? देखो भाई, 1 की हमारा सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है तो वो ये रिटर्न कर रहा है। अब प्योर फंक्शन वो होता है जिसमें रिटर्न वैल्यू उनके आर्ग्यूमेंट से डिफाइन होती है। अगर आप फंक्शन को सेम आर्ग्यूमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स करोगे, n नंबर ऑफ प्लेसेस में, तो हमेशा वो सेम वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं, जैसे पुश फंक्शन जो है, प्योर फंक्शन जो है वो इम्प्योर इटसेल्फ होते हैं कि वो अपने एरे को क्या बोलते हैं ऑल्टर कर सकते हैं, रिटर्निंग अ पुश नंबर इंडेक्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। से जब कोई आप कॉन्केट कर रहे हो किसी भी तरह से, तो एरे लेता है और कॉन्केट कर देता है अदर एरे के साथ, जिसके कारण एक नया एरे फॉर्म होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जब आप कोई रिटर्न कर रहे हो वैल्यू जो कि कॉन्केटिनेशन है प्रीवियस एरे का, तो ये याद रखना कि प्योर फंक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो सिंप्लीफाई कर देते हैं यूनिट टेस्टिंग को विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड नो नीड ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और वो ये भी अवॉइड करते हैं, टाइट कपलिंग भी अवॉइड करते हैं, मेक इट हार्डर टू ब्रेक योर एप्लीकेशन बाय इन हैविंग एनी साइड इफेक्ट्स। तो बेसिकली प्योर फंक्शन में क्या होता है कि भाई जो भेज रहा हूँ वही चाहेगा, ये फालतू की चीजें नहीं होती। अब CSS पे आते हैं। CSS थोड़ा इजी रखूंगा मैं आप लोग का। तो बोला गया कि मिक्सिन क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो मिक्सिन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जिसपे हम CSS का डिक्लेरेशन को ग्रुप कर सकते हैं और उसको बाद में रीयूज कर सकते हैं थ्रू आउट आवर साइट। तो यहाँ पे आपने मिक्सिंग ग्रीड दे दिया, ग्रीड में आपने फ्लैक्स ट्रू लिखा हुआ है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर फ्लैक्स है तो इंक्लूड कर लो, अगर एल्स नहीं है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। टू यूज अ मिक्सिन हम सीधा इंक्लूड फंक्शन यूज करते हैं एंड बाय द नेम ऑफ द mixing and a semicolon। देखो, include flex, if flex is there then flex, and row dot include grid true। रो पे अगर ग्रिड ट्रू है, रो के अंदर डॉट रो पे आपने ये कर दिया। ये बताना आपको प्रीसेसर होता है CSS का SCSS। अब बात करते हैं हाउ रिस्पॉन्सिव डिजाइन डिफरेंट फ्रॉम एडेप्टिव डिजाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन और एडेप्टिव डिजाइन जो होते हैं उन दोनों का काम यही रहता है कि वो यूजर एक्सपीरियंस को ठीक करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के आसपास। जैसे कि वो डिफरेंट व्यू पोर्ट साइजेस को ठीक करते हैं, रिजोल्यूशन चेक करते हैं, यूसेज कंटेक्स्ट देखते हैं, और मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि एक सिंगल फ्लूइड वेबसाइट है जो किसी भी डिवाइस पे सही दिखती है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो रहती है, जैसे मीडिया क्वेरीज होती है, फ्लेक्सिबल ग्रिड होता है, रिस्पॉन्सिव इमेजेस रहता है, इसके कारण यूजर एक्सपीरियंस जो है वो चेंज हो सके जितने जैसे जैसे फैक्टर चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से। बेसिकली सिंगल बॉल जो ग्रो कर सकता है, श्रिंक कर सकता है थ्रू सेवरल डिफरेंट हूप्स। एडेप्टिव डिजाइन जो है वो मोर मॉडर्न डेफिनेशन है प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट का। इसका मतलब ये है कि एक फ्लेक्सिबल डिजाइन देने के बदले एडेप्टिव डिजाइन डिवाइस को डिटेक्ट करता है और अदर फीचर को डिटेक्ट करता है, फिर प्रोवाइड करता है एक अप्रोप्रिएट फीचर, एक लेआउट बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ व्यू पोर्ट साइजेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस साइट डिटेक्ट करता है कौन सा डिवाइस यूज हुआ है एंड फिर वो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए एक लेआउट देता है। जैसे आप फेसबुक का देखेंगे तो वो फेसबुक जो है वो फेसबुक के लिए अलग देता है। पहले फेसबुक का अगर आप क्रोम पे खोलोगे, इस पे खोलोगे अपने लैपटॉप पे तो अलग दिखाएगा, क्रोम पे मोबाइल पे खोलोगे अलग दिखाएगा। तो वो एडेप्टिव डिजाइन है, उसने सबका डिवाइस ट्रैक कर लिया है, उससे हो रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई साइट खोलोगे आप, जो कि IRCTC खोलो या कुछ, वो साइट को श्रिंक कर देगा। ठीक है, श्रिंक करके आपको मोबाइल पे दिखा देगा। बेसिकली पहले जो साइट्स होते हैं जो श्रिंक करके दिखाते थे, वैसे ही वाली बात, वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब मैं आपको ये करना है, देखो हो गया, काफी थ्योरी हो गई, अब थोड़ी कोडिंग पे आते हैं। सिंपल से एक लाइन का कोड, मतलब कि आपको सिबलिंग एलिमेंट्स मैच करने हैं, सेम नेम जो कि पीछे है डॉक्यूमेंट्री पे। उसके लिए आप nth ऑफ टाइप n जो है वो करोगे, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है, oh shit, मैं तो आंसर दे दिया यार। एंड चाइल्ड मैच, ठीक है चलो, ठीक है, आंसर के क्वेश्चन बना लेते हैं। तो आप कॉलन लास्ट चाइल्ड मैच कैसे करोगे, सोचो, पॉज कर लो, सोचो। चलो बताऊं, द लास्ट चाइल्ड ऑफ द पेरेंट। अब दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सिबलिंग एलिमेंट ऑफ दैट टाइप कैसे चेक करोगे। पॉज करो और जब प्ले कर दोगे तो बताना। अब मैं प्ले कर रहा हूँ।
अब फर्स्ट ऑफ द टाइप मैच, ठीक है, ऑफ द नहीं, ऑफ टाइप मैच। देन क्वेश्चन जो है बहुत घूम रहा है भाई, हाँ, एन एलिमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ द रिफरिंग यूआरआई। आंसर इज हैशटैग बोल रहा हूँ, कॉलन टारगेट मैच, and use this to match exact child elements or use variables to get an alternating matches nth last child n। ठीक है, अब आ जाए रिएक्ट पे, छोटे मोटे क्वेश्चन ही करेंगे भाई आज। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं ES5 और ECMAScript 6 के सिंटैक्स में। भाई सिंटैक्स होता है ये, चलो पहला कुछ डिफरेंस तो मैं बता दूं कि रिक्वायर वर्सेस इंपोर्ट। जो रिक्वायर था वो ES5 में यूज होता था, अब वो इम्पोर्ट डॉट वार से इंपोर्ट से वो हो गया, जो वार रिएक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट रिएक्ट करते थे वो अब इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा जो बोलेंगे एक्सपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्ट्स नाउ एक्सपोर्ट इज यूज, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट जो है वो रिप्लेस किया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंपोनेंट जो है वो ECMAScript 5 में होता था, ये ऐसा हो गया है। अब कंपोनेंट एंड फंक्शन तो पता ही है आपको, कंपोनेंट एंड फंक्शन जो है ऑल्सो चेंज हुआ है, कैसे हुआ है हमने बहुत टाइम से देखा है। अब ES से 5 में, सॉरी ये आगे आ गया, यहाँ पे देखोगे उसने क्या किया, माई कंपोनेंट को एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास किया, और उसके बाद उस क्लास में का ओपन किया ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज होगा, उस पर रेंडर करने के समय फंक्शन कॉल किया, वहां पे वो रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड। जबकि ECMAScript 6 में आप डायरेक्टली क्लास कर सकते हो, वहां पे आपने क्लास बना दिया माई कंपोनेंट जो कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड किया, बाकी सब काम सेम है ना। तो उसमें आपको फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो कि कंपोनेंट है। अब रूल्स ऑफ यूजिंग फॉर यूजिंग प्रॉप्स भी चेंज हुए हैं। क्योंकि ECMAScript 5 में उसने वेरिएबल बनाता था और प्रोटोटाइप्स में लिखता था रिएक्ट डॉट प्रोटोटाइप्स डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद वो फंक्शन रेंडर करता था। अभी क्या किया है, ऐप को एक्सटेंड करेगा रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, वहां से ही काम हो जाएगा, उसको कोई प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रॉप्स में। अब ES6 में स्टेट का भी कैसे चेंज हुआ है, तो बेसिकली पहले आप एक ऐप को वेरिएबल में लो, रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास करो, फिर इनिशियल स्टेट लेने के लिए फंक्शन को रिटर्न कर दिया अपन नेम वर्ल्ड। ठीक है, इनिशियल स्टेट जो है हमको वर्ल्ड रिटर्न करेगा, फिर हम रेंडर करेंगे फंक्शन, देखो ये सब इसी के अंदर होगा। ठीक है, रेंडर करेंगे हेलो कर देंगे, हेलो कॉमा, तो आउटपुट क्या रहेगा, हेलो वर्ल्ड। और इसमें क्या करोगे आप, क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है जिसकी सुपर वैल्यू को सुपर कंस्ट्रक्टर बताओ बोलोगे, और वहां पे स्टेट को बताओगे नेम। तो रेंडर जब हेलो करोगे कॉमा करके यहाँ पे वो वर्ल्ड डाल देगा, करेक्ट। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कौन कौन से, तो पहले होता है कंपोनेंट डिड माउंट। ये क्या करता है, क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करेगा जैसे ही पहला रेंडर होगा। फिर कंपोनेंट डिड अपडेट, बेसिकली तुरंत इमीडिएटली करेगा जैसे रेंडर जो है वो टेक्स प्लेस करेगा डॉम पे। कंपोनेंट विल माउंट मतलब कि जैसे ही रेंडर स्टार्ट करेगा क्लाउंट सर्वर साइड पे उसके पहले। फिर कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स मींस जब इन्वोक करेगा प्रॉप्स आर रिसीव्ड, ये कब इन्वोक होगा, जब प्रॉप रिसीव हो गए हैं पेरेंट क्लास से और बिफोर कोई और रेंडर यूज हो रहा है उसके पहले। फिर कंपोनेंट विल अनमाउंट मतलब कि ये यूज होता है किसी भी मेमोरी स्पेस को क्लियर करने के लिए, और जैसे ही आप कंपोनेंट को अनमाउंट करते हो डॉम से वैसे ही इसको कॉल किया जाता है। और कंपोनेंट विल अपडेट बेसिकली जैसे ही आप रेंडरिंग हो गया डॉम पे, फिर ये कंपोनेंट विल अपडेट कॉल होता है। और शुड कंपोनेंट अपडेट ये बेसिकली ट्रू फॉल्स रहता है, ट्रू फॉल्स बाय डिफॉल्ट, नीड टू सेट रिटर्न टू ट्रू अगर कंपोनेंट को अपडेट करना है तो। करेक्ट, सिंपल था। अब थोड़े क्वेश्चंस होने चाहिए। अब भाई फिर से, भाई ये कैसे आ गया, ये तो कल का था, सॉरी फॉर दैट। ओके, एक कोड एग्जांपल दो टू मॉड्यूलराइज कोड इन रिएक्ट। किसी को कोड को मॉड्यूल, ठीक है, कोड वाला एग्जांपल लिखते हैं जिसपे हम कोई भी कोड को मॉड्यूलराइज कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलराइज करने के लिए पहले तो हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, जिसके कारण हम डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फाइल्स में कंपोनेंट को राइट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक्सपोर्ट कर रहे हो डिफॉल्ट क्लास चाइल्ड कंपोनेंट जो कि
एक रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इंपोर्ट करता है, वहां पर रेंडर करोगे तुरंत। जैसे ही आप करें रेंडर के अंदर आपने फंक्शन लिखा है दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट। अब आप चाइल्ड कंपोनेंट को उस पर्टिकुलर जेएस फाइल से इंपोर्ट करोगे, फिर आप क्लास पेरेंट के अंदर एक्सटेंड करोगे ये, और रेंडर में रिटर्न कर दोगे। तो आपने चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है, तो वो पर्टिकुलर चीजें जो है वो आपको शो कर देगा। अब रिएक्ट का राउटर जो है वो डिफरेंट कैसा है कन्वेंशनल राउटिंग से। पहला तो है कि चेंजेस इन यूआरआई। जो एचटीटीपी रिएक्ट की जो रिक्वेस्ट है वो जब सर्वर पे सेंड होती है, तो करस्पॉन्डिंग एचटीएमएल पेज से वो रिसीव होती है, वो रिसीव करता है कन्वेंशनल राउटिंग में। रिएक्ट राउटिंग क्या करती है, तभी चेंज करती है जब हिस्ट्री एट्रीब्यूट उसका चेंज होता है। ठीक है। तो बेसिकली आप एच टी टी पी रिक्वेस्ट जब भी आप चेंज करोगे तो करस्पॉन्डिंग उसका एच टी एम एल पेज जो है वो चेंज होगा। रिएक्ट में क्या होगा, जब कोई चेंज हो रहा है एट्रीब्यूट में तभी वो चेंज करेगा। नेविगेशन क्या होता है कन्वेंशनल राउटिंग में, यूजर जो है वो नेविगेट करता है डिफरेंट वेब पेजेस फॉर ईच इंडिविजुअल व्यू। रिएक्ट में क्या होता है, यूजर को ऐसा लगता है कि वो डिस्टिंक्ट वेब पेज में वो नेविगेट कर रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं करता क्योंकि वो रेंडर से कॉल होता है। अब पेजेस, रिएक्ट राउटिंग क्या होता है, एक सिंगल एचटीएमएल पेज इन्वॉल्व होता है, और हर व्यू जो है वो एक फाइल पे होती है। जबकि मतलब बेसिकली ये बोलना चाहिए कि एचटीएमएल पेज एक ही रहेगा रिएक्ट राउटिंग में, क्योंकि आप एचटीएमएल पेज बनाते नहीं हो, अंदर में ही सब काम करते हो। और लेकिन जो जो कन्वेंशनल राउटिंग रहता है उसमें हर पेज जो है अलग अलग रहता है। तो गाइस खत्म हो गया आज का वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव रीच टिल हियर। इफ यू हैव रीच टिल हियर डू कमेंट इट, एंड आई विल गिव अप फ्रीबीज इन द नेक्स्ट वीडियो। बिकॉज मैं ये काम कर रहा हूँ, आई विल सी हाउ मेनी वीडियोस आई एम पुटिंग, कितने लोग आ रहे हैं आखिरी तक। बिकॉज एक्चुअली पहले मेरे वीडियो सपोज टू गेट लाइक 10,000 व्यूज, 1,000 व्यूज एंड 500 व्यूज अ डे। तो मैं उसी में खुश रहता था, बिकॉज इससे अर्न नहीं करना है, बस हमको एक कुछ आगे बढ़ाना है चीजें। तो अभी मैं बस ये एक तरह से ट्रिक है कि अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो डू कमेंट द फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड आई विल बी रिवॉर्डिंग यू विद सम ऑफ द गुडीज। And trust me, it will happen. There are very few comments coming on right now because of this COVID situation. कोई पढ़ने पे नहीं है, सब हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी ये सब में लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर कोई यहाँ तक पहुंच चुका है तो प्लीज डू कमेंट, एंड होपफुली विल मीट अगेन टुमारो। स्टे सेफ।